हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अलजेब्रा क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.4 को कंप्लीट कर ली थी और हमने ग्राफ विधि द्वारा समीकरणों का हल करना, विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना और प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों को हल करना सीखा था। आज हम सीखेंगे एक नई विधि, वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालना। तो हमारी बुक में इसके ये प्रश्नावली 3.5 में ये विधि काम आएगी और वज्र गुणन विधि की हमारी किताब में 3 उदाहरण हैं जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैंने ये आसान उदाहरण लिए जिससे आपको वज्र गुणन विधि आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि के लिए आपको दो समीकरण दे रखे, तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसमें हमेशा फिक्स रहता है कि हमेशा ऊपर क्या आएगा x, फिर बराबर इसके बट्टे में कोई आएगा, फिर आएगा माइनस का y, इसके बट्टे में भी कोई आएगा, फिर आएगा 1, इसके बट्टे में भी कोई आएगा। तो इसके बट्टे में क्या आएगा मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ऊपर हमेशा x लिखना है, बराबर माइनस का y बराबर 1, ये हमेशा फिक्स आएंगे, अंश में हमेशा फिक्स रहेगा। हर में कुछ अलग अलग आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या आएगा। तो ऊपर हमेशा x आएगा जिसके बट्टे में कुछ आएगा, बराबर माइनस का y इसके बट्टे में कुछ आएगा और 1 उसके बट्टे में कुछ आएगा। वज्र गुणन विधि द्वारा आसानी से आंसर निकलता है विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि की तुलना में, लेकिन ये विधि थोड़ी समझने में दिक्कत करती है। आपको एकदम आसानी से समझ में आएगी, जुड़े रहिए हमारे वीडियो के साथ। अब हम देखो स्टार्ट करते हैं। तो x के नीचे क्या आएगा, जब x के नीचे लेना है तो इसको छुपाना, x को छुपा लो, क्या बचा, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, इसका गुणा करेंगे इसके साथ। जब x का मान निकालना है तो x को छुपा लो। अब y के नीचे लेने के लिए y को छुपा लो, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, इसका गुणा करेंगे इसके साथ। जब 1 के नीचे लेना तो इसको छुपा लो, इसका गुणा करेंगे इसके साथ, इसका गुणा करेंगे इसके साथ। हमेशा आपको गुणांकों का गुणा करना है और गुणा हमेशा ऐसे करना है, पहले इसका और इसका, फिर इसका और इसका, ऐसे नहीं कि पहले इसका इसका कर दो फिर इसका इसका कर दो, तो आंसर में फिर मिस्टेक हो जाएगी। तो अब x के नीचे लाना है, इसको छुपा दो, तो 2 का गुणा करेंगे 7 के साथ, 2 इंटू 7, और हमेशा माइनस आएगा, क्या आएगा हमेशा माइनस, इसके फॉर्मूला में हमेशा या माइनस आएगा। फिर 5 का गुणा करेंगे 3 के साथ, 5 का गुणा करेंगे 3 के साथ, इसका गुणा फिर इसके साथ, पहले इसका गुणा इसके साथ, गुणांकों का गुणा करना है, एक्स वाई को इसमें नहीं लिखना है। तो 2 का गुणा 7 के साथ, फिर आ गया माइनस, फिर 5 का गुणा 3 के साथ। अब हमें y के नीचे लेना है तो इसको छुपा लो, y वाले को, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना है 1 और करेंगे 7 का गुणा, 1 और 7 का गुणा, फिर आ गया माइनस, फिर 3 और 3 का गुणा, 3 और 3 का गुणा। अब 1 के नीचे आपको लेना है तो इसको छुपा लो, इसका इसका और इसका, इसका और इसका, हमेशा पहले ऊपर और इसका गुणा करेंगे फिर इसका और इसका गुणा करेंगे, नहीं तो माइनस में क्या आ जाएगा फर्क। तो 1 और 5 का गुणा माइनस 3 और 2 का गुणा, 3 और 2 का गुणा। अब गुणा कर लो तो x के नीचे क्या आ जाएगा, 2 सत्ते 14 माइनस 15 बराबर माइनस का y क्या आ जाएगा, 7 एकम 7, 3 तिया 9, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 3 दूनी माइनस का 6। इसको सॉल्व करो, ये हो गया x अपॉन माइनस 1 बराबर माइनस y बटे माइनस का 2 बराबर 1 बटे माइनस का 1। अब आपको क्या करना है, ये तीनों बराबर हैं, एक बार इसको और इसको बराबर करना है, पहले वाले को आखिरी वाले के बराबर, फिर दूसरे वाले को आखिरी वाले के बराबर। इस विधि में हमेशा फिक्स पैटर्न है, सबसे ऊपर x आएगा माइनस y 1, फिर इसको छुपाना है ये लिखना है, इसको छुपाना है ये लिखना है, फिर इसको गुणा करके ऐसे सॉल्व करना है। तीनों बराबर है, फिर एक बार इसको करेंगे लास्ट वाले के बराबर, फिर इसको करेंगे लास्ट वाले के बराबर, इससे आपको x और y का मान निकालना है। तो पहले मैं इसको और इसको कर रहा हूँ बराबर, तो x अपॉन माइनस 1 बराबर 1 माइनस 1, इसको करेंगे इससे गुणा, इसको करेंगे इसको गुणा, तो माइनस x बराबर माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर क्या आ गया 1। अब हम इसको और इसको करेंगे बराबर, तो y बटे माइनस 2 बराबर ये माइनस माइनस से माइनस कट गया तो क्या आ गया y बटे 2 बराबर 1 अपॉन माइनस 1, इसको करेंगे इसको गुणा, इससे करेंगे इसको गुणा, तो माइनस y बराबर 2, तो y बराबर अपना आ गया माइनस का 2। इस प्रकार आपको x का और y का मान निकालना है। अब मैं उदाहरण नंबर 2 भी कर रहा हूँ, इससे आपको आसानी से समझ में आएगी। तो उदाहरण नंबर 2, पहले आपको इसको पैटर्न में लिखना है, कैसे लिखना है फॉर्मेट में। देखो बराबर में हमेशा क्या लेना है आपको 0, बराबर में क्या लेना है, वज्र गुणन विधि में बराबर में हमेशा 0 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0। तो इसमें बराबर में 0 नहीं है तो 3 को भेजेंगे इधर, 36 को भेजेंगे भी उधर। ये वैसे आसान उदाहरण था, सब प्लस प्लस वाला था, ये माइनस वाला, तो ये थोड़ा देखो। तो पहले क्या करेंगे, बराबर में 0 लाएंगे, x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, 2x प्लस 3y माइनस 36 बराबर 0। अब मैं वो की वो बात, अंश में तो क्या आएगा x बराबर माइनस y बराबर 1। अब इसके नीचे क्या लेना है, x के नीचे जब लेंगे तो x वाले को छुपा लेंगे, इसका और इसका गुणा, इसके आगे कुछ नहीं तो कितना होगा 1, तो इसका और इसका गुणा, इसका और इसका गुणा, तो माइनस 1 इंटू माइनस 36, बीच में हमेशा माइनस आएगा, 3 और माइनस 3 का गुणा, 3 और माइनस 3 का गुणा। अब हमें y का लाना है,
तो y को छुपा लो, इसका और इसका गुणा, इसका और इसका गुणा, तो ये हो जाएगा 1 और -36 का गुणा, फिर 2 और -3 का गुणा, 2 और -3 का गुणा। अब हमें एक के नीचे लाना है तो इसको छुपा लो, इसका और इसका, इसका और इसका, तो ये हो जाएगा 1 और 3 -2 और माइनस का 1। अब वापस सॉल्व करो इसको, तो एक ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस का प्लस का 36 और माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 9 बराबर, ये अपना माइनस का y, माइनस का 36, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का 6, प्लस का 6 बराबर 1, ये अपना हो गया 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 2। सॉल्व करो इसको, और ये हो गया अपना x/45, जगह की थोड़ी शॉर्टेज थी इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। ये हो गया माइनस का y बटे माइनस का 30, तो माइनस से माइनस कट गया, ये अपना हो गया 1/5। अब वापस क्या करना है, पहले वाले को आखिरी वाले के बराबर, दूसरे वाले को भी आखिरी वाले के बराबर, एक एक बार करना है। तो पहले वाले को आखिरी वाले के बराबर, ये मैंने समझने के लिए अपनी मर्जी से उदाहरण लिए थे। अब इसको सॉल्व करो, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो 5x बराबर 45, तो x बराबर अपना आ गया 45/5, x बराबर आ गया 9। इस प्रकार y का भी इसको करेंगे इसके बराबर, y/30 बराबर 1/5, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 5y बराबर 30, तो y बराबर अपना आ गया 30/5, तो y बराबर आ गया 6। इस प्रकार आपको वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरणों को हल करना है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए अपनी मर्जी से उदाहरण लिए थे। अब हम करेंगे किताब के उदाहरण 15, 16 और 17। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 14। तो उदाहरण नंबर 14 कुछ इस प्रकार है कि बेंगलोर के एक बस स्टैंड से यदि हम 2 टिकट मल्लेश्वर के तथा 3 टिकट यशवंतपुर के खरीदे तो कुल लागत 46 रुपए है, परंतु यदि हम 3 टिकट मल्लेश्वरम के और 5 टिकट यशवंतपुरम के खरीदे तो कुल लागत 74 रुपए है। बस स्टैंड से मल्लेश्वर का किराया तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया ज्ञात कीजिए। तो आपको बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया तथा यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना है। तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि हमें जो चीज ज्ञात करनी है या जिसके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो उसको हमेशा x और y मानना है। तो हमें मल्लेश्वर को और यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना है। अगर परीक्षा में लिखा हो कि आपको वज्र गुणन विधि से ही हल करना है तो वज्र गुणन विधि से हल करना है, लेकिन अगर परीक्षा में कोई भी विधि नहीं लिखी हुई है तो आप अपनी मर्जी से कोई भी विधि लगा सकते हो। लेकिन अब हम वज्र गुणन विधि कर रहे हैं तो इस सवाल को वज्र गुणन विधि से ही हल करेंगे। तो परीक्षा में इसमें क्या दे रखा है कि आपको मल्लेश्वरम तथा यशवंतपुर का किराया ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले माना मल्लेश्वरम का किराया, या लिखो माना बस स्टैंड से, एक बस स्टैंड दे रखा है, माना बस स्टैंड से मल्लेश्वरम का किराया, मल्लेश नाम ही कैसे कैसे, मल्लेश्वरम का किराया x रुपए, कितना है x रुपए है, तथा बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया, बस स्टैंड से यशवंतपुर का किराया y रुपए है, ये हमने मान लिया। अब हमें कमेंट करके बताना कि कोई मल्लेश्वरम गया या यशवंतपुरम गया हो, तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। अब देखो प्रश्न में क्या लिखा हुआ है कि उसने 2 टिकट तो मल्लेश्वरम के खरीदे, तो एक टिकट का मूल्य कितना है x रुपए, तो 2 टिकट का हो जाएगा 2x। फिर उसने 3 टिकट खरीदे यशवंतपुर के, तो एक टिकट का y रुपए, तो 3 का हो जाएगा 3y, और दोनों को मिला के कितना दे रहा है वो 46, तो एक समीकरण हो गया अपना ये। इसी प्रकार दूसरा देखो, उसने 3 टिकट मल्लेश्वरम के खरीदे, तो मल्लेश्वरम का कितना हो जाएगा 3x प्लस 5 टिकट यशवंतपुरम के, तो यशवंतपुरम के लिए 5y, और टोटल कितना दिया उसने 74 रुपए, तो समीकरण हो गया अपना 2। अब हमें इन दोनों समीकरणों को वज्र गुणन विधि से क्या करना है हल, और वज्र गुणन विधि से हल करने के लिए दोनों के बराबर क्या आना चाहिए 0, तो इसको भी भेजेंगे उधर, इसको भी भेजेंगे उधर। तो देखो 2x प्लस 3y माइनस 46 बराबर 0, बराबर में हमेशा 0 लाना है वज्र गुणन विधि में। 3x 5y माइनस 74 बराबर 0। अब हमें क्या करना है वज्र गुणन विधि में, मैंने आपको उदाहरण के मदद से समझाया था। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे x, इसके बट्टे में कुछ आएगा, बराबर माइनस का y, अंश में हमेशा फिक्स है, हर में क्या आएगा वो समीकरण के ऊपर डिपेंड करेगा। समीकरण भले कुछ भी हो, आपको हमेशा मैंने बताया था कि इसको छुपा के इससे गुणा करना है, इसको छुपा के इससे गुणा करना है, इसको छुपा के इससे गुणा करना है, और गुणा हमेशा इसको पहले करेंगे, ऐसे नहीं कि इसको करेंगे, नहीं तो माइनस का प्रश्न में फर्क आ जाएगा। हमेशा गुणा इसको और इसको पहले करेंगे, फिर इसको और इसको, और बीच में हमेशा माइनस का साइन आएगा, बराबर में 1, इसके नीचे भी कोई आएगा। अब हमें क्या निकालना x के नीचे, जब x के नीचे निकालना तो इसको छुपा लो, तो इसका गुणांक गुणा होगा, इसका गुणांक और इसका गुणांक, बीच में क्या आएगा माइनस, तो हमेशा पहले इसको और इसको करेंगे गुणा, तो 3 और माइनस 74 का गुणा, हमेशा साइन का ध्यान रखना, बीच में क्या आता है हमेशा फिक्स माइनस आता है,
फिर 5 और -46 का गुणा, 5 और -46 का गुणा। अब y की बारी, तो इसको छुपा लो, 2 का गुणा -74 के साथ, 2 का गुणा -74 के साथ। हमेशा पहले इसका और इसका गुणा करना है, इसका और इसका बाद में, फिर -3 और -46 का गुणा, इसका और इसका। अब हमें एक के नीचे लाना है, एक के नीचे लाना है, तो इसको छुपा लो, इसका और इसका गुणा, फिर इसका और इसका। पहले हमेशा इसको और इसको गुणा करना है, तो 2 और 5 का गुणा, और हमेशा माइनस आएगा, बीच में हमेशा क्या आएगा, माइनस माइनस। फिर हमें करेंगे 3 और 3 का गुणा, हम करेंगे 3 और 3 का गुणा। अब इसको सॉल्व करो, x ये हो गया अपना 3 चौक 12 का 2, फिर हासिल की 2, ये गया 222, वो भी माइनस के, ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 230 बराबर ये माइनस का y, ये अपना हो गया 8 और ये हो गया 14, ये माइनस का, ये अपना हो गया माइनस माइनस प्लस 138 बराबर 1, ये हो गया 5 दूनी 10, 3 तिया 9। अब इसको यहां में लिख रहा हूं पास में, तो ये क्या आ गया अपना x, 230 में से 222 गया तो क्या आ गया 8, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी थी, निशान ले लिया मैंने प्लस का। 138 में से 148 गया तो माइनस बटे माइनस का 10 बराबर 1/1, क्योंकि 10 में से 9 गया 1, माइनस से माइनस काट दो। अपना क्या काम था कि पहले वाले को आखिरी वाले के बराबर, फिर लास्ट वाले को भी आखिरी वाले के बराबर, हमेशा ऐसे करना, क्योंकि तीनों बराबर है, तो एक बार इसको इसके बराबर करना है, एक बार इसको इसके बराबर करना है। तो पहले इसको और इसको बराबर कर रहा हूं, x/8 बराबर 1/1, तो x बराबर अपना आ गया 8। फिर एक बार इसको बराबर करो, y/10 बराबर 1/1, तो ये आ गया y बराबर 10। तो x आपने क्या माना था, मल्लेश्वरम, तो मल्लेश्वरम का किराया कितना हो जाएगा, मल्लेश्वरम का किराया बस स्टैंड से, मल्लेश्वरम का किराया तो है बस स्टैंड से 8 रुपए, और यशवंतपुर का किराया क्या हो जाएगा, यशवंतपुर का किराया बस स्टैंड से 10 रुपए। इस प्रकार आपको इस सवाल को वज्रगुण विधि से हल करना है। दूसरी विधि की तुलना में वज्रगुण विधि से आसानी से आंसर आता है, बस आपको याद ध्यान रखना है कि माइनस प्लस में कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15 हमने प्रश्नावली 3.2 में जो शर्तें पढ़ी थी उसके ऊपर डिपेंड, तो मैं इसको रब करके मैं शर्तें लिख रहा हूं, फिर मैं करते उदाहरण नंबर 15। उदाहरण नंबर 15, तो उदाहरण नंबर 15 पढ़ने के लिए देखो, उदाहरण नंबर 15 करने से पहले आपने ये शर्तें पढ़ी थी प्रश्नावली 3.2 में कि अगर दो समीकरण युग्म ऐसे हैं तो अगर अद्वितीय हल है तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। कैसी पढ़ते सीधी रेखा थी, अगर a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर है, c1/c2 तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर तीसरी कंडीशन थी कि a1/a2 बराबर है, b1/b2 बराबर है, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं है, तो उसका कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। तो इन शर्तों को आप प्रश्न में अप्लाई करनी, उसके बाद आपको आंसर निकालना है। तो उदाहरण नंबर 15 देखो कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण युग्मों का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए कौन सी कंडीशन थी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इसके लिए पहले a1 b1 c1 निकालेंगे, a2 b2 c2 निकालेंगे। तो अब हम देखो a1 x का गुणांक, b1 पहले समीकरण के लिए बात कर रहे हैं, p और c1 हो गई अपना 8। इसी प्रकार दूसरे समीकरण के लिए a2 x का गुणांक, b2 y का गुणांक और c2 अचर पद है। अब हमें क्या दिखा प्रश्न में कि अद्वितीय हल, अद्वितीय हल के लिए कौन सी कंडीशन होती है, तो लिखेंगे कि अद्वितीय हल के लिए, प्रश्न में दे रखा है अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए क्या होता है कि a1/a2 का अनुपात हमेशा बराबर नहीं होता है b1/b2 के अनुपात के। तो अद्वितीय हल के लिए लिखो a1 कितना है 4, a2 कितना है 2, इज नॉट इक्वल टू b1 कितना है p और b2 कितना है 2, ये 2 से 2 बार गया तो ये हो गया 2 इज नॉट इक्वल टू p/2, इसको भेजो उधर, तो अपना आ गया p इज नॉट इक्वल टू 4। तो इससे ये पता चल रहा है कि 4 के अलावा p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण युग्म कैसा होगा, अद्वितीय होगा। बस 4 पर यह अद्वितीय नहीं होगा, लेकिन p के 4 के अलावा p के जितने भी मान होंगे उन पर समीकरण युग्म क्या हो जाएगा, अद्वितीय। तो क्या लिखेंगे कि 4 के अलावा p के प्रत्येक मान के लिए, 4 के अलावा p के प्रत्येक मान के लिए, p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण युग्म का, p के प्रत्येक मान के लिए समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा 4 नॉट इक्वल टू p। तो p का बस 4 पर अगर अद्वितीय हल नहीं होगा, लेकिन 4 के अलावा p के जितने भी मान आप लिखोगे उस पर सभी समीकरण युग्मों का हल कैसा होगा, अद्वितीय। इस प्रकार प्रश्नों को हल करना है। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 16 जो इसी की तरह है। अब हम करते हैं उदाहरण नंबर 16, जो उदाहरण नंबर 16 भी उदाहरण नंबर 15 की तरह ही है और इन शर्तों पर डिपेंड है, इसलिए आपको ये शर्तें याद करनी जरूरी है। प्रश्नावली 3.5 में इस तरह के बहुत सारे सवाल है और परीक्षा में इस तरह के सवाल हर साल आते रहते हैं। तो उदाहरण नंबर 16 देखो कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे।
अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होती है, ये वाली a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तीनों ही कैसे होते हैं, बराबर। तो ये वाली कंडीशन आपको लगानी है। तो सबसे पहले a1 क्या होगा, x का गुणांक, b1 y का गुणांक, और c1 ये पूरा c1 है, यहाँ तक माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, सॉरी यहाँ माइनस, फिर k -3। अब ऐसा कैसा, a2 समीकरण नंबर 2 के लिए 12, b2 y का गुणांक और c2 हो जाएगा -k। अब हमें कौन सी कंडीशन दे रखी है प्रश्न में कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल वाली ये कंडीशन आपको यहाँ लिखनी है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनेक हल। कौन सी कंडीशन है कि a1/a2 का अनुपात बराबर है b1/b2 का अनुपात बराबर है c1/c2 का अनुपात। तो a1 का मान कितना है k, a2 का है 12 बराबर है b1 का 3, b2 का k, c1 का है -k -3 और c2 है -k, माइनस से कट गया माइनस। अब हम देखो तीनों बराबर है तो हमेशा क्या करना है, एक बार इसको और इसको बराबर करना है, एक बार इसको और इसको बराबर करना है। जरूरी नहीं है कि आप इसको बराबर करो, इसको बराबर करो, आप एक बार इसको और इसको बराबर कर सकते हो, फिर इसको और इसको बराबर कर सकते हो। आपको हमेशा तीन, जब ऐसा आए तो दो दो के जोड़े बनाने और 2 बार इसको सॉल्व करना है। तो पहले मैं इसको और इसको बराबर कर रहा हूं, फिर मैं इसको और इसको बराबर करूंगा। तो पहले इसको और इसको बराबर करेंगे, फिर इसको और इसको बराबर करेंगे। तो मैं इन दोनों को जोड़े बना रहा हूं, फिर इन दोनों का जोड़ा बना रहा हूं। हमेशा आपको 2 2 के जोड़े बनाने, फिर अब 2 बार करने। तो इन दोनों को मैं बराबर कर रहा हूं। तो k/12 बराबर है 3/k, k का गुणा k के साथ, 12 का गुणा 3 के साथ, हमेशा वज्र गुणन करना है। तो k और k का गुणा k स्क्वायर, 12 और 3 का गुणा होगा 36। तो k बराबर √36। तो k बराबर क्या आ जाएगा, +/6। अब इसका आंसर प्लस भी 6 हो सकता है, -6 हो सकता है, ये किसके डिपेंड करेगा। अगर दूसरा आंसर निकालने पर भी +/6 आ रहा है तो इसके दोनों आंसर होंगे। अगर दूसरा में कोई प्लस आंसर आ रहा है तो प्लस लिखेंगे, माइनस आ रहा है तो माइनस। अब हम दूसरा निकालेंगे। तो किताब में ये और ये ले रखा है, अब मैं ये और ये ले रहा हूँ। किताब में कौन सा दे रखा है, इसको ले रखा है, लेकिन मैं इसको और इसको लेके आपको बताऊंगा कि आंसर हमेशा सेम आता है। आप कोई भी ले सकते हो। तो मैं इसको और इसको ले रखा हूँ, हमारी बुक में इसको और इसको ले रखा है, मैं इसको और इसको ले रहा हूँ। आप कोई भी लो, आंसर में कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो k/12 बराबर k -3/k, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, ये हो गया k स्क्वायर बराबर 12k -36। इस पूरे को लाओ इधर, k स्क्वायर -12k + 36 बराबर 0। देखो ये फॉर्मूला बन गया, k -6 की घात 2, k -6 की घात 2, ये a - b वाला फॉर्मूला बन गया। ये a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर, ये हो गया k बराबर 6। तो k बराबर क्या आ रहा है, प्लस का 6, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, +6। तो k बराबर +6 पर समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार इस प्रश्नों को आपको हल करना है। इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ये वाली कंडीशन याद रखनी है। तो हमने प्रश्नावली 3.5 से पहले जितने उदाहरण थे सारे कर लिए कंप्लीट। कल हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट हो या वज्र गुण विधि से संबंधित कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।